Assalamualaikum. Welcome to Zookavari and hope you are fine. Our today's topic is the biological molecules, which are the chapter number 1 of your textbook. First of all, I would like to convey you our mission. The Zookavari's vision is to ignite the spark of zoology for everyone, beyond the boundaries, beyond the ethnicity, and beyond the age group and financial status. As knowledge is a right, not a privilege. Our call is simple: explore, learn, and discover from the very basics of the students. These are the outlines which we will cover in this lecture. First of all, the introduction of chemistry, and then chemical composition of cell, and then water and biology, and then synthesis and breakdown of macromolecules, which might include the hydrolysis and condensation as well. Now I start our first topic. Question arises: what is biochemistry? It is actually an integrated field of biology and chemistry. इस ब्रांच में हम एक्सप्लेन करते हैं केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, कि लाइफ की केमिकल बेसिस क्या है, केमिकली लाइफ किस चीज पे बेस कर रही है। लाइफ की बहुत सारी बेसिस होती हैं, स्ट्रक्चरल बेसिस होती हैं, फंक्शनल बेसिस होती हैं, केमिकल बेसिस होती हैं, इवन के आपकी स्पिरिचुअल बेसिस भी होती हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में हम डील कर रहे होते हैं केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, कि हाउ आवर बॉडी इज बिल्ट, how on what chemicals our body is based. Either these may be the macromolecules or micromolecules. हम आगे पढ़ेंगे. Living organisms are mainly composed of 4 macromolecules, which are the carbohydrate, lipids, proteins, and nucleic acids. And among these 4, the most important are the proteins and nucleic acid. ये चारों के चारों भी आपके इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो प्रोटीन है, क्योंकि आपके एंजाइम्स, आपके हार्मोन्स, आपके बेसिक प्राइमरी सोर्स वो आपका एनर्जी का वो आपके प्रोटीन्स हैं। इसी तरह आपका जो हेरिडिटी मटेरियल है वो आपके न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह में आते हैं। तो वो इसलिए ये बाकी चारों से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा माइक्रोमोलिक्यूल्स भी हैं, कुछ मिनरल्स भी हैं, कुछ सॉल्ट्स भी हैं, वो भी हमारे केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ में ही आ रही होती हैं। Now, what is chemical composition of cell? First of all, I want to ask from you, what is cell? I hope you all know about cell. I might repeat it. Cell is a structural and functional unit. सेल किसका स्ट्रक्चरल यूनिट है, किसका फंक्शनल यूनिट है, लाइफ का। मतलब सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो आपकी लाइफ का एक बेसिक यूनिट है। सेल में दो चीजें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, एक वाटर है, दूसरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। उसमें 70% आपका पानी पाया जाता है। आपके पूरे सेल के अंदर 70 to 90%, मेमोलियन सेल में 70% होता है। वे ओवरऑल बात करें तो 70 to 90% आपका सेल के मास में वाटर होता है। बाकी जो पीछे बच जाते हैं उसको हम कहते हैं ड्राई वेट। उस ड्राई वेट में आपके प्रोटीन 15% आते हैं, कार्बोहाइड्रेट 3% है, लिपिड 2% है, न्यूक्लिक एसिड 7% है, इनऑर्गेनिक आयंस आपके 1% है। दिस परसेंटेज में वेरी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टू सेल। If we compare the bacterial cell with the mammalian cell, both the cells have 70% of water. In case of protein, bacterial cell have 15% protein and mammalian cell have 18% protein. बैक्टीरियल सेल के पास 3% आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, जबकि 4% मेमोलियन सेल के पास कार्बोहाइड्रेट्स है।
इसी तरह डीएनए की बात करें तो क्यों आपका बैक्टीरियल सेल 1% डीएनए कैरी करता है और मैमेलियन सेल के पास 0.25% आपका डीएनए मौजूद है। इसी तरह उसके आगे फंक्शंस लिखे हुए हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप आगे उसको रिवाइज करते रहेंगे इन फंक्शंस को। जैसा वाटर है एज ए सॉल्वेंट हमारे बॉडी के पास, प्रोटीन मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि एंजाइम है हमारे पास हार्मोन्स हैं हमारे स्ट्रक्चर का रोल प्ले कर रहे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है आपकी एनर्जी का, लिपिड्स से मेम्ब्रेन्स बनती है। ये हम स्टेप बाय चैप्टर वाइज हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, तो हम ये वहीं पे डिस्कस करेंगे इनके फंक्शंस। अब पानी की इंपॉर्टेंस क्या है? आप सब वेल नोन है कि पानी के बगैर आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। देन हाउ वुड वी एक्सप्लेन इट इन सेलुलर लेवल? सेलुलर लेवल पे आपका लिविंग सेल 70% पानी का है, तो मीन्स पानी निकाल दें आपका सेल की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं रहेगी। इसके अलावा सेल को हम आपके पानी को हम मैट्रिक्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं। बट इस हद तक ये आपका पानी इंपॉर्टेंट है। इसके रोल्स हैं, ये मीडियम है आपकी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसका मीडियम है ये। उसके अलावा ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें आपके सॉल्यूट्स डिसॉल्व हो जाते हैं। ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह मेंटेन रखता है। इसी तरह बहुत से लाइफ के प्रोसेसेस पानी की वजह से ही पॉसिबल हैं। वर्ल्ड वुड बी नथिंग विदाउट अ वाटर। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज वाटर की पढ़ेंगे और उनको रिलेट करेंगे किस तरह वो एक लिविंग बॉडी, एक लिविंग लाइफ के लिए, एक लिविंग एंटिटी के लिए किस तरह एक इम्पोर्टेंस है। उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होती है एक्चुअली? आप सब केमिस्ट्री से वेल नोन होंगे, पोलैरिटी का आप सबको आइडिया होगा, लेकिन थोड़ा सा हम इसको डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे कि पोलैरिटी हैज ए अनइवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पोलैरिटी क्या है आपका? अनइवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये एक कंडीशन है जिसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है चार्जेस की। जैसे कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होती हैं, और पोलैरिटी की वजह से ही आपका वाटर जो है वो एक्सीलेंट सॉल्वेंट है सॉल्ट्स के लिए, शुगर के लिए एंड पोलर कंपाउंड्स के लिए। अब हम आगे चल रहे हैं दूसरे नंबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वीक अट्रैक्शन है। किसके दरमियान? हाइड्रोजन एटम के दरमियान और किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान। रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है दो एटम्स के दरमियान। उनमें से एक एटम हाइड्रोजन एटम होगा और दूसरा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है तमाम के तमाम बायो मॉलिक्यूल्स जो हमने ऊपर भी डिस्कस किए और आगे चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, और इसी की वजह से वाटर के अंदर कोहेसिव और एडिसिव और हीट कैपेसिटी की प्रॉपर्टीज आती हैं। कोहेसिव क्या होता है एक्चुअली? अब देखिए, जब आप पानी आपका गिलास के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, एक पानी है, वो पानी आपका गिलास के अंदर पड़ा हुआ है, अब वो दो प्रॉपर्टीज की वजह से गिलास के अंदर और गिलास से बाहर भी निकलेगा, आप उसको पी भी सकते हैं। वो है कोहेसिव और एडिसिव। फॉर एग्जाम्पल वाटर के दो मॉलिक्यूल्स जो आपस में जुड़े हुए हैं वो आपके जुड़े हुए हैं कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। ये वो फोर्स है जो वाटर मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखती है। ये मॉलिक्यूल्स के आपस की फोर्स है, और इसी की वजह से जब प्लांट के अंदर पानी की ट्रांसपोर्ट होती है, यानी ट्रांसपायरेशन होती है, या दूसरे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड प्रोसेसेस होते हैं, तो उसमें कोहेसिव फोर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि कोहेसिव ना होती, आपको पानी का एक कतरा अलग होता, दूसरा मॉलिक्यूल पानी का अलग होता, और जुड़ ही ना पाते आपस में। और दूसरा होता है एडेसिव। अब पानी गिलास के अंदर पड़ा हुआ है, कोहेसिव का तो मैंने आपको बता दिया। अब जितने भी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में तो जुड़े हुए हैं, लेकिन गिलास की जो वॉल्स हैं उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। कभी देखा है पानी गिलास के अंदर पड़ा हो उसके वॉल्स को टच ना हो रहा हो? ऐसा नहीं है। तो वॉल्स और मॉलिक्यूल के दरमियान भी एक फोर्स है जिसको हम एडेसिव फोर्स कहते हैं। ये वो फोर्स है कि जिस कंटेनर में आपकी वो चीज पड़ी हुई है उसके सरफेस के साथ, उसकी वॉल्स के साथ ये चीज अट्रैक्ट करवाती है, एडेसिव फोर्स। ये कैपिलरी एक्शन, आप जूस पी रहे होते हैं
ये भी मोस्ट एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है कैपिलरी रिएक्शन की, लेकिन किस हद तक आप इसको आसान अल्फाज में समझ सकते हैं जिससे आप स्ट्रॉ वगैरह यूज कर रहे होते हैं। ये जाइलम वेसल्स जो में जैसे हो रहा होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जाइलम वेसल्स में कैपिलरी रिएक्शंस किस तरह से फोर्स में रोल प्ले कर रही होती है, और ट्रांसपोर्ट में और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा होता है वाटर के भी। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है एक्चुअली? ये वो हीट है जो आपको चाहिए किसी भी 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाना। और फॉर एग्जांपल आपके सामने एक कोई भी एक चीज पड़ी हुई है जो इसकी क्वांटिटी है कितनी, 1 ग्राम। आप इमेजिन करें अपने माइंड में, आपके सामने एक क्वांटिटी पड़ी हुई है, एक चीज पड़ी हुई है, उसकी मिकदार, उसकी क्वांटिटी 1 ग्राम है। अब आप चाह रहे हैं कि उसका जो टेम्परेचर अभी है वो 36 है, आप चाह रहे हैं वो 37 हो जाए। कितना बढ़ा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाह रहे हैं ना, आप 36 से 37 करना चाह रहे हैं। और सब्सटेंस की अमाउंट कितनी है? 1 ग्राम। तो उस 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसका बढ़ाने के लिए आपको जितनी हीट चाहिए, उस हीट की वैल्यू को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है। इसका मतलब क्या है? वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी चेंज करने के लिए हमें ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए होगी। तो इसका मतलब ये है कि पानी फौरन बॉयल नहीं होता, पानी फौरन इवन के डीनेचर तो बहुत मुश्किल से होता है, ठीक है, बॉयल भी फौरन नहीं होता, उसका 100 तक वो नहीं पहुंचता। प्रोटेक्ट ऑर्गेनिज्म एंड स्टेबलाइजेस द एनवायरनमेंट। द पानी बेसिक से लाइफ है। अगर पानी ही स्टेबल ना होता, आपका सेल स्टेबल होता, पानी ही स्टेबल ना होता, दुनिया का 70% पानी है, क्या दुनिया स्टेबल होती? तो पानी को स्टेबल होना बहुत जरूरी था। अगर पानी हीलियम की तरह फौरन रिएक्ट करना शुरू हो जाता, तो फिर तो दुनिया या हमारे सेल या कोई भी ऑर्गन सिस्टम आपका परसिस्ट या डेवलप ना कर सकता, ना हो सकता डेवलप, ना वो सर्वाइव कर सकता। तो पानी को नेचर ने, अल्लाह पाक ने इस वजह से आपके उसको हाई स्पेसिफिक हीट दी हुई है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अभी। उसके बाद हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। आपके पास एक सामने एक लिक्विड पड़ा हुआ है, इमेजिन करें, आपके सामने जो भी पड़ा हुआ है लिक्विड पड़ा हुआ है कोई भी, आप इमेजिन कर लें उसके 1 ग्राम को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, 1 ग्राम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितनी हीट एनर्जी चाहिए, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। और पानी की हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज्यादा है, और उसकी रीजन भी है, अगर फॉर एग्जांपल इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन लो होती तो थोड़ी सी गर्मी होती, आप सेल बॉयल होना शुरू हो जाते हैं, आपके सेल का पानी डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाता, निकलना शुरू हो जाता सेल से बाहर, बॉयल होना शुरू हो जाता, तो फिर आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं था। तो इसी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से स्वीटनिंग और ट्रांसपरेशन प्लांट के अंदर पॉसिबल है, स्वीटनिंग एनिमल्स के अंदर यानी पसीना वगैरह। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, अब हम आएंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। मैक्रो का मतलब क्या होता है? वर्ड मैक्रो का मतलब आप सबको पता होगा, मैक्रो का मतलब बड़ा। मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा। मॉलिक्यूल्स मींस मॉलिक्यूल्स। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स मींस लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और मैक्रो मॉलिक्यूल ऐसे लार्ज जगह आप एक कमरा बना रहे हैं, ठीक है, कमरा डायरेक्ट तो नहीं बनेगा, पूरी पूरी दीवार तो नहीं आएगी ना, पहले ईंटों से बनेगी। तो आपकी जो कमरा है ये मैक्रो मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल, और जिस ईंटों से बना हुआ है वो स्मॉलर सब यूनिट्स हैं। उन स्मॉलर सब यूनिट्स को हम मोनोमर्स कहते हैं। और जब बहुत सारे मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो पॉलीमर बनाते हैं, और पॉलीमर्स ही आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखें कैसे। मैक्रो मॉलिक्यूल्स लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो किससे बनते हैं? स्मॉलर सब यूनिट से बनते हैं, और स्मॉलर सब यूनिट्स आपके मोनोमर्स हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, ये तीसरा मोनोमर है। अब ये तीनों मोनोमर जब आपस में मिले, अभी तक ये मोनोमर है क्योंकि अलग अलग है,
जब ये आपस में मिलेंगे, ये कोई बॉन्ड बन जाए, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाए या कोई बॉन्ड इनके दरमियान बन गया, तो अब जब ये तीनों मोनोमर आपस में मिले तो क्या बन गया? आपका पॉलीमर बन गया। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मोनोसैकेराइड्स मोनोमर है, मिलके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अमाइनो एसिड्स क्या है? मोनोमर है, मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर्स हैं, मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो ये कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोटीन, ये आपके न्यूक्लिक एसिड्स, ये पॉलीमर यानी माइक्रोमॉलिक्यूल है। और जो जिस छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके वो बने, जैसे प्रोटीन किससे मिलके बने? प्रोटीन आपका अमाइनो एसिड से मिलके बना है। तो अमाइनो एसिड से मिलके बना है, अमाइनो क्या हुआ? मोनोमर हुआ। प्रोटीन क्या हुआ? पॉलीमर यानी मैक्रोमॉलिक्यूल हुआ। अब जब आपके छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, मैंने बहुत आसान अल्फाज में बताया है, जब आपके छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एक प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। और मैं इसको बायोलॉजिकली आपको बताऊं कि जब मोनोमर आपस में मिलते हैं, छोटे मॉलिक्यूल की बात की थी, उसको हम बायोलॉजिकली क्या कहेंगे? मोनोमर। अभी हमने पढ़ा, जब मोनोमर आपस में मिलेंगे, मोनोमर मिलने के बाद जो आपका बनेगा वो पॉलीमर है। जब बहुत सारे मोनोमर आपस में मिले, ऊपर बताया मैंने आपको, तो क्या बनेगा? पॉलीमर। किस प्रोसेस के थ्रू बनेगा? वो प्रोसेस आपका कंडेंसेशन रिएक्शन। इसका दूसरा नाम है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। वो बताऊंगा क्यों। पहले कंडेंसेशन रिएक्शन एक्चुअल में छोटे मॉलिक्यूल का मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बनना है, मोनोमर का मिलके का बनना है? पॉलीमर बनना है। इससे क्या होता है? बहुत सारे मोनोमर आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, पहले बताया कि मोनोमर बहुत सारे क्या हो रहे हैं? अब आपस में मिले थे तो क्या बना था? पॉलीमर। वो जिस प्रोसेस से बने थे उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। और लिखा हुआ है जॉइनिंग ऑफ मोनोमर्स इज टू फॉर्म पॉलीमर। लेकिन उसमें एक चीज होती है, उसमें ये चीज जरूर होती है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? रिमूव हो जाता है। कैसे? ये हम जब प्रोटीन पढ़ेंगे तब बताएंगे हम आपको। और इसी वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल की वजह से हम इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ थोड़ा सा इसमें कि ये आपका मोनोमर से पॉलीमर बना, वाटर कैसे रिमूव हुआ। अब देखो, एक मोनोमर है, हर मोनोमर के पास OH एंड H आयन तो होता है। ये एक मोनोमर हो गया और ये आपका दूसरा मोनोमर हो गया। ये OH आयन, ये H आयन, ये दूसरा मोनोमर। अब क्या होगा? ये जो OH है और H है, ऊपर बताया था आयनाइजेशन में क्या मिलेगा? ये दोनों मिलेंगे तो आपस में क्या बनेगा? वाटर बनेगा। एक H आयन है, एक OH आयन है, मतलब दो बार हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, तो क्या मिलेगा? इन दोनों को मिला के क्या बना? आपका वाटर बना। अब ये वाटर जो है ये बाहर निकल जाता है इस कंडेंसेशन प्रोसेस में। समझ आ गया आपको? ये वाटर अब बाहर निकल जाता है कंडेंसेशन प्रोसेस में, और इसकी जगह पे जो ये जगह थी, इसकी जगह पे बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? ये चीज से रिमूव हो गई ना, इसकी जगह पे आपका बॉन्ड बन जाता है। वो बॉन्ड अगर आप प्रोटीन है तो वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, अगर कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लाइकोसाइड बनाएगा। ठीक है, इस तरह से दूसरे मैक्रोमोलेक्यूल्स के हर किसी के अपने बॉन्ड्स होते हैं, वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अब और एग्जांपल मैं आपको तो ये बिता दूं, एक मिनट। अच्छा, उसके बाद और अगर रियल टाइम एग्जांपल मैंने आपको दूं, जब एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ मिलता है, दो ग्लूकोज मिलते हैं आपस में, तो माल्टोज बनता है, और साथ में क्या रिमूव होता है? वाटर। अभी आप सिर्फ ये फोकस करें कि कंडेंसेशन की एग्जांपल्स हैं, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, ये हम जब वो टॉपिक्स पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स, तो वहां पे डिस्कस करेंगे। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अब ग्लूकोज क्या है? मोनोमर है। दूसरा ग्लूकोज क्या है? वो भी मोनोमर है। दोनों ग्लूकोज यानी दोनों मोनोमर्स आपस में मिले तो क्या बन गया? माल्टोज। माल्टोज क्या है? पॉलीमर है। और इसमें पानी का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया।
इसी तरह प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बनते हैं, वो भी कैसी प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। और स्टार्च और ग्लाइकोजन भी आपके ग्लूकोज के पॉलीमर्स से बनते हैं। वो कैसे बनते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, तो वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू बन रहे होते हैं। और ये कंडेंसेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और बायोसिंथेसिस के लिए। उसके बाद हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस। कंडेंसेशन का उल्टा कर दो, कंडेंसेशन में वाटर बाहर निकल रहा था, बन रहा था और वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाता था। इससे वाटर मॉलिक्यूल एड हो जाएगा। कैसे? तो इसमें पॉलीमर जो है, जो पॉलीमर हमने ऊपर पढ़े थे, पॉलीमर्स जो हैं वो टूट जाएंगे। कंडेंसेशन में क्या हुआ था, एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से मिला और क्या बन गया था, पॉलीमर। अब वही पॉलीमर अब टूटेगा, क्योंकि अब किसी चीज को सिंप्लीफाई होना है तो उसमें टूटना है। अब वो पॉलीमर टूटेगा, और जब वो पॉलीमर टूटेगा तो पहले वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था, अब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। ठीक है, बिल्कुल कंडेंसेशन का अपोजिट है ये। अब जैसा माल्टोस बना था ऊपर, माल्टोस में पानी पहले बाहर निकला था, पानी मिक्स हुआ तो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बन गए। इसका प्रोटीन फिर अमाइन, अब वहां ऊपर हमने क्या किया था कंडेंसेशन में, अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बना रहे थे। अब यहाँ प्रोटीन टूट के क्या बनाएंगे, अमाइनो एसिड्स बनाएंगे। स्टार्च ब्रेक होकर क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है कंडेंसेशन, ये कॉम्प्लेक्स टू सिंपल है। कंडेंसेशन मोनोमर से पॉलीमर था, हाइड्रोलाइसिस पॉलीमर से मोनोमर है। और ये आप जो खाना वाना खाते हो, खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, इसी हाइड्रोलाइसिस की वजह से होता है। मेटाबॉलिज्म, रिसाइकलिंग, ये सारी आपकी इसी वजह से हो रही होती है। तो ये था हमारा हाइड्रोलाइसिस पे हमारा लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही काफी है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले लेक्चर पे। अच्छा, ये जो वीडियोस है हमारे पास, ये डिस्क्लेमर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई परचेज, कोई सेल इसको नहीं कर सकता, ये हमारा डिस्क्लेमर होता है। उसके बाद ये लर्निंग, टीचिंग, एकेडमिक ग्रोथ के लिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन हो आपने इस पे कमेंट्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इस क्वेश्चंस के हम आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।